Now we will know about the relation of history and geography. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, बहुत गहरा संबंध होता है। तो क्यों होता है वो हम जानेंगे। The physical features of our country play a very important role in determining human character and human action. अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारी कंट्री के जो फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स मतलब कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे ओशन है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, तो इन सबको हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। तो हमारी कंट्री के जो फिजिकल फीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा डिटरमाइन किया है पुराने टाइम से अब तक के ह्यूमन के कैरेक्टर को और ह्यूमन के एक्शंस को। कैसे हम जानते हैं। अगर हम ह्यूमन कैरेक्टर की बात करें तो ज्योग्राफी का ह्यूमन कैरेक्टर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो सर्दी में रहने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, तो उन लोगों का कैरेक्टर कैसा रहेगा? वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करेंगे जैसा कि डेजर्ट में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले लोग करते हैं, राइट। हम देखते हैं कि जो हमारी कंट्री में ही हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, राइट। जैसे पंजाब का इंसान जैसा दिखाई देगा वैसा साउथ इंडिया का नहीं दिखाई देगा, राइट। तो ह्यूमन कैरेक्टर पर ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम ह्यूमन एक्शंस की बात करें तो उस पर भी ज्योग्राफी का बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे? इंसान जिस इलाके में रहेगा वो इलाका किस तरीके का होगा, उसी से ह्यूमन एक्शंस जो होते हैं, इंसान जो काम करता है वो डिटरमाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बहुत ही ठंडे इलाके में रहता है जहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो वो इंसान कैसे रहेगा? उसका ऑक्यूपेशन ज्यादातर हंटिंग रहेगा, राइट, शिकार करना। और ज्यादा सर्दी वाला होगा, ज्यादा बर्फ पड़ती होगी उस इलाके में, तो वो इग्लू में रहेगा, राइट, बर्फ का घर बनाएगा, इग्लू में रहेगा। और आग जलाकर रहेगा, बहुत गर्म कपड़े पहनेगा ताकि इसको ठंड ना लगे। और वो जब खाएगा तो वो भी ज्यादातर मीट कंज्यूम करेगा ताकि उसकी बॉडी को गर्माहट मिलती रहे, राइट। लेकिन क्या ये सारी चीजें एक समुद्र के किनारे रहने वाला इंसान करेगा? क्या वो इग्लू में रहेगा? नहीं। क्या वो आग जलाकर रहेगा? नो। और ना ही वो गर्म कपड़े पहनकर रहेगा ज्यादा, राइट। तो इंसान जहां पर रहता है उस जगह की जो ज्योग्राफी होती है वो ह्यूमन एक्शंस और ह्यूमन कैरेक्टर पर बहुत प्रभाव डालती है, बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो इसीलिए ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ज्यादातर जो सिविलाइजेशंस है, पुरानी जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, वो नदियों के किनारे ही बसी। भले ही वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जो कि सिंधु नदी इंडस रिवर के किनारे बसी, या फिर वैदिक सिविलाइजेशन हो जो गंगा के किनारे के जो प्लेन्स थे वहां पर बसी, या फिर अगर हम दूसरी कंट्रीज की भी बात करें तो जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो नाइल रिवर के किनारे पर बसी हुई थी, राइट। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज के कारण ही लोग नदियों के किनारे बसना ज्यादा प्रेफर करते थे, ज्यादा पसंद करते थे। नाउ द फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑलवेज अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेडर्स। हमारी कंट्री में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जो गंगा नदी के किनारे, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर इंडिया का अगर नक्शा बना हुआ है तो जो ऊपर का जो पार्ट रहेगा, ऊपर का जो हाफ पार्ट रहेगा वो नॉर्थ इंडिया कहलाएगा। तो ऊपर के पार्ट में ही गंगा रिवर बहती है। तो गंगा रिवर के जो किनारे के जो मैदान है, प्लेन्स हैं, वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है, वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी है, खूब सारे वहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं। तो उसकी वजह से, उसकी प्रोस्पेरिटी और फर्टिलिटी की वजह से बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, यानी कि दूसरी कंट्री के जो लुटेरे थे, उन्होंने अट्रैक्ट किया कि वो इंडिया में आए और लूट मार करें या फिर यहाँ पर राज करें। तो द पॉलिसीज ऑफ रूलर्स ऑल्सो डिपेंडेड ऑन द लोकेशन ऑफ हाई माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स एंड डेजर्ट्स। अब जहाँ का राजा होगा वो जो पॉलिसीज लगाएगा, जो उसके रूल्स रहेंगे, पॉलिसीज रहेंगी, नियम कानून होंगे, वो उस जगह की ज्योग्राफी के हिसाब से ही डिटरमाइन होते थे। अगर बहुत ज्यादा पर्वत वाला इलाका होगा तो वहां का किंग जो होगा वो अलग रूल्स बनाएगा, अलग पॉलिसीज बनाएगा।
जो रिवर्स वाला इलाका होता होगा या जो रेगिस्तान वाला इलाका होता होगा उनकी अपनी अलग पॉलिसीज होती थी। तो इस पर भी ज्योग्राफी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है रूलर्स की पॉलिसीज पर। The Vindhyas and the Satpura mountains in the Deccan region were like a barrier between the North and South India. Many trade relations developed due to water bodies on the three sides of the Deccan area. तो नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, मतलब ऊपर की साइड का जो इंडिया है और जो नीचे की साइड का इंडिया है, नॉर्थ और साउथ इंडिया, दोनों के बीच में विंध्य और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां होती है, माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, उन्होंने एक बैरियर की तरह काम किया। मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के बीच में विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां आती है। तो अब दोनों जगह के लोग ट्रेड कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे? तो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब ऐसी जगह, ऐसा लैंड जो तीन साइड से समुद्र से घिरा होता है। तो हमें पता है कि इंडिया का जो तीन साइड है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये तीनों समुद्र से और ओशन से घिरा हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत हेल्प हुई हमारी कि हम वाटर वेज के थ्रू ट्रेड कर सकें, पानी के थ्रू व्यापार कर सकें, शिप्स से, बोट से, एक्सेट्रा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है हमारी, उसका और ज्योग्राफी का बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए हमें ज्योग्राफी की भी स्टडी करनी चाहिए। नाउ प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंसान की जो पूरी लाइफ है, कंप्लीट लाइफ ऑफ ह्यूमन इज डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स। उसकी पूरी लाइफ को दो पीरियड्स में बांटा गया है। फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड सेकेंड है हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है हिस्ट्री से पहले का, ओके, यानी कि ये हिस्टोरिक पीरियड है, इसके पहले का जो पीरियड है उसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड इज दैट पीरियड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, यानी कि हमें कोई लिखा हुआ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, लिखे हुए सोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो ऐसे पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। हिस्टोरिक पीरियड इन विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जिस टाइम से इंसान को लिखना पढ़ना आ गया था और उसने लिखना शुरू कर दिया था और हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं हम हिस्टोरिक पीरियड। तो इन दो पार्ट्स में पूरा जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो डिवाइडेड है। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें हमें कोई लिखे हुए सोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि उस टाइम इंसान क्या करता होगा, कैसे रहता होगा? हमें पता चलता है ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। हमें खुदाई में जो सामान मिलते हैं, उसके औजार मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, तो उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि उस टाइम का जो इंसान था वो कैसे रहता होगा, क्या करता होगा। और हिस्टोरिक पीरियड, तो इसमें तो हमें लिखे हुए मिल ही जाते हैं रिकॉर्ड्स, तो इसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जानने में कि इंसान क्या करता होगा। नाउ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो जरूरी नहीं है कि जो इंडिया की हिस्ट्री का टाइम है वही दूसरी कंट्री में भी वही पीरियड चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है एंशिएंट हिस्ट्री जो है इंडिया की, उसका टाइम पीरियड क्या था? प्री हिस्टोरिक टाइम से 8th सेंचुरी एडी तक, सिर्फ 8th सेंचुरी एडी तक इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री चलती है। उसके बाद मेडिवल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो यूरोप की जो मेडिवल हिस्ट्री थी वो कब से स्टार्ट हो जाती है? 5th सेंचुरी से। हमारे यहाँ 9th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, उनके यहाँ पर 5th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग टाइम होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से 8th सेंचुरी एडी तक था। उसके बाद मेडिवल पीरियड आता है जो कि 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक था, और फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियड आता है जो कि 19th सेंचुरी से अब तक चल रहा है, टिल डेट। तो इन तीन पार्ट्स में हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड किया है।